अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। जगदीप धनखड़ मुल्क के 14वें नायब सदर जमहूरिया होंगे। नायब सदर के लिए हफ्ते की शाम 5 बजे वोटिंग ख़त्म हुई। पार्लियामेंट में दोनों ऐवानों को मिलाकर फ़िलहाल 780 अरकान हैं, जिनमें राज्यसभा में 8 सीटें खाली हैं, लेकिन 725 यानी 92.94% अरकान ने ही वोट दिया था। काउंटिंग में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA के कैंडिडेट जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले, जबकि अपोजिशन की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा को 182 वोट मिले। 15 वोट इनवैलिड करार दिए गए। धनखड़ 11 अगस्त को नायब सदर के ओहदे का हलफ लेंगे। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू का टर्म 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने अपने 36 MPs को वोटिंग से दूर रहने की बात कही थी, लेकिन TMC MP शिशिर अधिकारी और दिवेंद्र अधिकारी ने ममता के फैसले के खिलाफ वोट दिया। आंकड़ों के हिसाब से NDA कैंडिडेट धनखड़ की जीत के लिए BJP के ही वोट काफी थे। BJP के दोनों ऐवानों में 394 MPs हैं। ये अक्सरियत के आंकड़े से ज्यादा है। समाजवादी पार्टी और शिवसेना के 2, जबकि BSP के 1 MP ने वोट नहीं किया। वहीं BJP MP सनी देओल और संजय धोत्रे ने वोट नहीं किया। अभी लोकसभा में 543 MPs हैं, जबकि राज्यसभा में 245 में से 8 सीटें खाली हैं, यानी टोटल इलेक्टोरल कॉलेज में 788 के बजाय 780 MPs थे। ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इलेक्शन से दूर रहने का फैसला किया था। अपोजिशन की मुश्तरका उम्मीदवार मार्गरेट अलवा नायब सदर के इंतखाब में नाकाम हो गई हैं। NDA उम्मीदवार धनखड़ ने आसानी से इंतखाब जीत लिया। नतीजा बरामद होने के बाद मार्गरेट अलवा ने जगदीप धनखड़ को मुबारकबाद पेश करते हुए एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने सभी अपोजिशन लीडरान और सभी पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट का शुक्रिया भी अदा किया। साथ ही उन्होंने लिखा कि इंतखाब खत्म हो गया, लेकिन आइन के तहफ़्फ़ुज़, जमहूरियत की मजबूती और पार्लियामेंट के विखार को बहाल करने के लिए जंग जारी रहेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 अगस्त को जायजा मीटिंग में रेपो रेट में तीसरी बार इजाफा किया था। इसके बाद से ही ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि सभी बैंकों के कर्ज मजीद महंगे हो जाएंगे। अब RBI के ऐलान के बाद 2 बड़े बैंकों ने अपने कर्ज को महंगा करने का फैसला किया। ICICI बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने अपने कर्ज देने की शरह में इजाफा करने का फैसला किया है। ICICI ने अपने एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट में इजाफे का फैसला किया। ये शरह 5 अगस्त 2022 से नाफिज हो चुकी हैं। दूसरी तरफ पंजाब नेशनल बैंक के IEBLR बढ़ाने का फैसले के बाद ये 9.10% हो गया। PNB ने अपने RBI से मुताल्लिक़ कर्ज RLLR में इजाफे का फैसला किया। ये 7.4% से बढ़कर 7.90% हो गया। ये नई शरहें 8 अगस्त 2022 से नाफिज हो जाएंगी। वाज़ेह है कि साल 2019 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फैसला किया था कि किसी भी तरह का पर्सनल लोन और रिटेल लोन को रेपो रेट से जोड़ दिया जाएगा। बहरहाल जुमे के रोज RBI ने रेपो रेट में इजाफे का ऐलान किया। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने जुमे को पॉलिसी पर मबनी शरह या रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.4% करने का ऐलान किया था। बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए RBI ने 94 दिन के अंदर तीसरी बार रेपो रेट बढ़ाने का फैसला किया। बहुजन समाज पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अतुल राय को वाराणसी की एक अदालत ने असमत दरी के मामले में बरी कर दिया है। मुबैना असमत दरी मुतासिरा ने 1 साल कबल सुप्रीम कोर्ट के सामने खुदकुशी की कोशिश की थी। बलिया की खातून जो कि कॉलेज की तालिबा थी, उसने 2019 में वाराणसी के लंका पुलिस स्टेशन में नैनी जेल में कैद रुकने पार्लियामेंट अतुल राय के खिलाफ असमत दरी का मुकदमा दर्ज कराया था। बादजा ये इल्जाम लगाने वाली खातून और उसके एक दोस्त ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई थी। स्पेशल जज सियाराम चौरसिया ने हफ्ते को सुबह तकरीबन 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह फैसला सुनाया। ताहम दोषी के रुकने पार्लियामेंट अतुल राय अभी जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ लखनऊ में भी मुकदमा जेर समाअत है। खातून के वकील राजेश यादव ने कहा कि फैसला अभी जबानी तौर पर ही सुनाया गया और ऑर्डर की कॉपी में तरमीम की जा रही है। कॉपी मौसूल होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि अतुल राय को किस बुनियाद पर रिहा किया गया। अतुल राय ने जून 2019 में लोकसभा का इलेक्शन जीतने के बाद वाराणसी कोर्ट में सरेंडर किया था। उस वक्त से वो जेल में कैद हैं और उस वक्त वो इलाहाबाद के नैनी सेंट्रल जेल में हैं। असमत दरी का इल्जाम आयद करने वाली तालिबा और उसके दोस्त ने अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट के सामने खुदकुशी कर ली थी, जिन्हें
उन्हें बुरी तरह झुलसी हुई हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां पहले तालिबा के दोष और उसके बाद उसने दम तोड़ दिया था। मामले में अतुल राय को बाइज्जत बरी किया गया। 3.5 साल का संघर्ष कैसा? ये संघर्ष लगभग 3 साल का था। संघर्ष के उपरांत आखिरी में विजय हुई। एक कहावत है, सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। वो आज चरितार्थ हुआ। जो साक्ष्य हम लोगों ने दौरान विवेचना हम लोगों ने उपलब्ध कराई थी, इसकी जो है पूर्व के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ये पुष्टि भी की गई थी कि ये जो साक्ष्य उपलब्ध कराई गई है वो साक्ष्य सही है। उसके बावजूद इन्हीं कारणों से उस मुकदमे का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सका था। तो हम लोगों ने मुकदमे के निस्तारण पे हम लोगों ने जोर दिया। आज हम लोगों ने मुकदमे के निस्तारण के उपरांत आज फैसला आया, जिसमें घोसी सांसद माननीय अतुल राय जी को बाइज्जत बरी किया गया MP MLA कोर्ट वारसी के द्वारा। मामले में अतुल राय को बाइज्जत बरी किया गया। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान 2 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में वो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। ये मीटिंग वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में होगी। चंडीगढ़ से रवाना होने से पहले वज़ीर आला मान ने कहा कि नीति आयोग ने बार बार CM रहते कैप्टन अमरिंदर सिंह और चरणजीत चन्नी को बुलाया, उन्हें कहा कि पंजाब की ज़रूरतों के बारे में बताओ, लेकिन वो कभी नहीं गए। मैं पूरा होमवर्क करके जा रहा हूँ। CM भगवंत मान ने कहा कि नीति आयोग की मीटिंग 2 दिन चलनी है। पंजाब से जुड़ी हर प्रॉब्लम को इस नीति आयोग के सामने वो रखेंगे। पंजाब की बदकिस्मती रही कि कैप्टन और चन्नी बार बार बुलाने पर भी नहीं गए। 3 साल बाद पंजाब का कोई रिप्रेजेंटेशन इस मीटिंग में जा रहा है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, MSP ਦੀ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ BBMB ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਕੂੰਗਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ ਸਪੀਚ ਆਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ delivered during 7th meeting of governing council of ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ। ਸੋ 7ਵੀਂ ਮੀਟ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਉਂਦੀ होवे। वेस्ट बंगाल के टीचर्स रिक्रूटमेंट घोटाले के मुलजिम साबिक वजीर पार्थ चैटर्जी और उनकी साथी अर्पिता मुखर्जी को 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया है। जुमे के रोज PMLA कोर्ट में सुनवाई के दौरान इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने कहा था कि अर्पिता मुखर्जी की जान को खतरा है, ऐसे में उन्हें दिए जाने वाले खाने भी पहले चखना जरूरी है। इसके बाद कोर्ट ने जेल इंतजामिया को अहकाम दिए कि अर्पिता को खाना देने से पहले उसे चख ले। इसके साथ ही अर्पिता मुखर्जी को जेल के सेल में 4 से ज्यादा साथी कैदियों के साथ ना रखने को कहा गया। वहीं जेल सेल के आसपास 24 घंटे गार्ड की मौजूदगी रहेगी। ईडी ने बताया कि पार्थ चैटर्जी को जान के खतरे जैसी कोई इनपुट नहीं मिली है। बता दें कि एजेंसी की रिमांड के बाद अब 14 दिनों के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 18 अगस्त को होनी है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तालीमी पॉलिसी, परीक्षा पे चर्चा वगैरह को दिखावा करार देते हुए कहा कि सच्चाई ये है कि उनके पास नौजवानों को रोजगार देने का कोई मंसूबा नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कहा कि 3-4 लोग मिलकर मुल्क को चला रहे हैं और ये लोग तानाशाही करके मुल्क को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आज 50,000 नौजवान CUET इम्तिहान के लिए नाअहल हो चुके हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि अमृतकाल की नई तालीमी पॉलिसी, इम्तिहान से पहले परीक्षा पे चर्चा, इम्तिहान के दौरान ना चर्चा न पर्चा, इम्तिहान के बाद मुस्तकिल तारीख, ये हर नौजवान की कहानी है जो CUET के
तुलबा के साथ हो रहा है। 4 लोगों की तानाशाही मुल्क को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि निर्भया कांड के बाद जब से ये कहा गया कि रेपिस्ट को फांसी की सजा मिलेगी, उसके बाद बच्चियों के रेप के बाद कत्ल के वाकयात बढ़ गए हैं। रेप करने वाला देखता है कि कल ये मेरे खिलाफ गवाही दे देगी तो उसका वो कत्ल कर देता है। गहलोत जुमे के रोज दिल्ली में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि मुल्क में बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। पूरे मुल्क से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत तशवीशनाक है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत भयंकर है, महंगाई का जमाना है, एंटी सोशल एलिमेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं, मुल्क और रियासतों में क्राइम बढ़ रहा है, तशद्दुद बढ़ रहा है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे हैं, तनाव और तशद्दुद बढ़ रहा है, क्राइम लगातार बढ़ रहा है, जो बहुत ही तशवीश की बात है। इसके अलावा अशोक गहलोत ने मोदी हुकूमत के तर्ज हुक्मरानी पर भी तनकीद की। जीएसटी लगा दिया है जिस रूप में छोटे बड़े दही और दूध और सब पे लोगों को बहुत आक्रोश है। लोग समझ नहीं पा रहे हो क्या है देश का। अग्निपथ और अग्निवीर अलग दे दिया है इन्होंने प्रोग्राम। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कांग्रेस या कोई विपक्षी पार्टी है आंदोलन करे मान लीजिए और जनता साथ दे, युवा साथ दे, तो सरकार का अंदाज हो जाता तो हो सकता है वो करेक्शन के लिए कदम उठाती। अब ये अहम घमंड में जो मर रहे हैं वो इनको ले लेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो जनता माई बाप होती है लोकतंत्र के अंदर और जनता का फैसला सुप्रीम होता है। ये पहली बात कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी ऑफिस के हेडक्वार्टर पे भी आप पाबंदी लगा रहे हो, अंदर नहीं आते तो ऑफिस बेरे से भी। क्या कांग्रेस ने 70 साल में कभी बड़ी पार्टी के किसी बड़ी पार्टी के दफ्तर को सील किया है या उसको छावनी बनाया है या वहाँ पर किसी को जाने में पाबंदी लगाई है? आज तक जो है मेरा अनुभव कहता है आज तक मैंने कभी नहीं सुना किसी बड़ी पार्टी के उसकी अलग सेंटिटी हर पार्टी की होती है। ये कल्पना नहीं कर सकते कि 24 नंबर हेडक्वार्टर जो है जब से बना है हमारा और तब से आज तक लाखों लोग यहाँ आए होंगे गए होंगे, क्या वो इनको बख्शेंगे इनको कि आप हमारे हेडक्वार्टर की जो पवित्रता है उसके ऊपर आपने हमला किया है कि आप अंदर नहीं जा सकते हो, आप बाहर नहीं निकल सकते हो? ये पहली बार तमाशे हो रहे हैं। तो इनको मैं अनुभवी कमी कहूँ या क्या कहूँ ये समझ के परे हैं, पर मैं इनको कहूँगा हम घमंड में चल रहे हैं और जनता इनको कभी कभी सबक सिखाएगी। मैंने खुद ने कल आह्वान किया है कि जितने एनजीओ हैं जीएसटी लगा दिया है जिस रूप में। दिल्ली की शराब से मुतालिक पॉलिसी को लेकर आम आदमी पार्टी और मरकज के दरमियान रस्साकशी का खेल जारी है। दरियासरान नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने नई एक्साइज पॉलिसी के हवाले से साबिक एलजी को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि किस तरह दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी 2021-22 ने सही तरीके से लागू होने से उसे रोककर कुछ लोगों ने फ़ायदा पहुंचाया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैंने इसकी शिकायत सीबीआई से की है। मैं 2021 में मंजूर होने वाली नई एक्साइज पॉलिसी में यह फैसला किया गया था कि हर इलाके में शराब की यकसान दुकानें होंगी। पहले एक जगह पर 20 दुकानें थी जबकि कुछ जगहों पर एक भी नहीं थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है समझने वाली कि जब एलजी साहब ने ये बिना कैबिनेट से डिस्कस किए, बिना सरकार से डिस्कस किए अपना निर्णय बदला और पहले से मंजूर, अपने से ही मंजूर पॉलिसी को अपने ही लेवल पे बदलने की कोशिश की और जब दुकानें नहीं खुल पाई तो कुछ लोगों की तो दुकानें नहीं खुल पाई लेकिन कुछ की खुल गई और जिन लोगों की खुली, क्योंकि दिल्ली में तो पहले ऐसे शराब बिक रही थी, जिन लोगों की दुकानें खुली उनको करोड़ों रुपए का फायदा हुआ, हजारों करोड़ रुपए का फायदा हुआ। जिन लोगों को अनऑथराइज एरिया में दुकानें खोलने का लाइसेंस मिला था उनकी नहीं खुली और जिनको अनऑथराइज एरिया में मिला था उनकी दुकानें खुल गई। इससे जानबूझ के उनको फायदा पहुंचाया गया ताकि कुछ वेंडर्स को फायदा पहुंचे और कुछ को नुकसान पहुंचे। मैंने आपके सामने इसलिए रखा, मैं इसीलिए इस मामले को पूरे को सीबीआई के सामने भेज रहा हूं कि इस मामले की जांच होना बहुत ज़रूरी है कि कैबिनेट से, सरकार से पास प्रस्ताव जो एलजी साहब ने पहले मंजूर कर दिया था उसको स्टैंड पे उन्होंने चेंज क्यों किया। वर्षों से
पुरानी पॉलिसी में भी जिस तरह से दुकानें अनऑथराइज एरिया में एलजी ऑफिस से मंजूर होती आई थीं, अचानक एलजी ऑफिस ने अपना स्टैंड चेंज करके, एलजी साहब ने अपना स्टैंड चेंज करके उन दुकानों को फ़ायदा क्यों पहुंचाया जिनकी दुकानें खुल गई थीं। इससे सरकार को बहुत नुकसान हुआ, जबकि सरकार ने उनको लिख के भी दिया कि आपका जो ये स्टैंड है इसकी वजह से सरकार को हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। उसके बावजूद उन्होंने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया, बल्कि डीडीएवीसी की एक कमेटी बनाई, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला और अंततः सरकार को उस बीते वित्त वर्ष में हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ। तो ये आज अगर निर्णय बदला नहीं होता तो सरकार को हज़ारों करोड़ रुपए मिलते। निर्णय बदलने से सरकार का भी हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ और उन दुकानदारों का जिनकी दुकानें खुल गई थीं, जिनके पक्ष में ये फैसला गया, उनको हज़ारों करोड़ का फायदा हुआ। तो 48 घंटे पहले ये फैसला क्यों बदला गया? इनसे किन किन दुकानदारों को ज़्यादा फायदा हुआ और एलजी साहब ने ये निर्णय खुद लिया या किसी के दबाव में लिया, और इसके बदले किस किस को कितना फ़ायदा पहुंचा, इन सारे प्रश्नों की जांच होना बहुत ज़रूरी है। मैंने सीबीआई को लिखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई इस पर निष्पक्षता से जांच करेगी। नोएडा पुलिस ने एक वायरल वीडियो का नोटिस लिया जिसमें एक हाउसिंग सोसाइटी में पौधे लगाने पर बहस के दौरान बीजेपी के एक रहनुमा को एक खातून के साथ बदसलूकी करते पाया गया। नोएडा पुलिस के एक एहलकार ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि हमने वाकये का नोटिस लिया और पुलिस एहलकार पहले से ही मौके पर मौजूद हैं। हम जल्द ही तफसीलात शेयर करेंगे। इस वाकये की कई वीडियो क्लिपिंग सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, जिसमें बीजेपी लीडर श्रीकांत त्यागी को मुबैना तौर पर खातून के साथ बदसलूकी करते हुए सुना जा सकता है। सोशल मीडिया सारिफीन ने मुतासरा खातून का रद्देमल भी शेयर किया, जिसमें उसने सारा वाकया बयान किया। खातून ने कहा कि मैं ग्रैंड ओमैक सोसाइटी में रहती हूँ। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले श्रीकांत त्यागी नामी शख्स बड़े दरख्त लगाकर मुश्तरका जगह पर तजावुजात कर रहा था। जब मैंने उसे हटाने को कहा तो उसने इनकार कर दिया। जब मैंने उन्हें हटाने की कोशिश की तो उसने मुझे, मेरे शोहर और मेरे बच्चों के साथ बदसलूकी की। इस वीडियो में सोसाइटी के रिहायशियों को त्यागी पर बड़े और छोटे पौधे लगाकर इलाके में घुसने का इल्जाम लगाते हुए भी देखा जा सकता है। दिनांक 5 अगस्त 2022 को थाना फेज 2 क्षेत्र के अंतर्गत ग्रैंड ओमेक सोसाइटी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति एक महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर काफी अश्लील टिप्पणियां कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है और हाथापाई कर रहा है। इस मामले का नोएडा पुलिस के द्वारा त्वरित संज्ञान लिया गया और अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस वक्त अभियुक्त फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और उसके सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इस मामले में कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई नोएडा पुलिस के द्वारा की जाएगी। दिनांक 5 अगस्त 2022 को थाना फेज 2 क्षेत्र के अंतर्गत ग्रैंड ओमेक सोसाइटी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति एक महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग। अब एक दिलचस्प खबर, एक ऐसी लड़की की जो 9 साल पहले अगवा हो गई थी, लेकिन आज गूगल की मदद से वापस अपने खानदान से दोबारा मिल गई। मुंबई की 7 साल की पूजा गौड़ 22 जनवरी 2013 को अपने भाई के साथ स्कूल जा रही थी। इसी दौरान भाई बहन में पॉकेट मनी को लेकर झगड़ा हुआ और वो पीछे रह गई। एक शख्स वहां पे था, जोसेफ डिसूजा। उसने स्कूल के पास लड़की को भटकते हुए देखा। वो और उसकी बीवी सोनी लंबे वक्त से औलाद को तरस रहे थे। उन्होंने बच्ची का अगवा कर लिया। पुलिस की छानबीन शुरू होने के बाद मीडिया ने भी मामले को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था और मकामी लोगों ने पूजा को ढूंढने का कैंपेन चलाया। मुल्जिम डिसूजा को डर था कि अगर बच्ची को ढूंढ लिया गया तो उसके और उसकी बीवी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। उसने पूजा को कर्नाटक के रायचूर में एक हॉस्टल में रहने भेज दिया। 2016 में डिसूजा और सोनी के घर बच्चा पैदा हुआ। 2 बच्चों का खर्च उठाने में दिक्कत आने के बाद डिसूजा ने पूजा को कर्नाटक से वापस बुला लिया। उन्होंने उसे बेबी सिटिंग के काम पर लगा दिया। उन्होंने अपने घर भी बदल दिया। वो लोग अंधेरी वेस्ट के उसी गिलबर्ट हिल इलाके में आकर रहने लगे जहां पूजा का असली घर था। डीएन नगर के सीनियर इंस्पेक्टर मिलिंद कुर्दे ने बताया कि डिसूजा को लगा था कि लड़की के बड़े हो जाने के चलते उसे कोई पहचान नहीं पाएगा। उसके गुमशुदा की तलाश वाले पोस्टर्स भी हट चुके थे। उन्होंने लड़की से भी कह दिया था कि इलाके में किसी से ना बात करे। पूजा के अंकल ने बताया कि डिसूजा की बीवी सोनी उसे मारती पीटती थी। डिसूजा शराब के नशे में उसे कहता था कि 2013 में उसे कहीं से उठा लिया गया था।
इस बात से पूजा को समझ में आ गया था कि वो दोनों उसके माँ बाप नहीं है, लेकिन वो उन दोनों से इतना डरती थी कि उसे समझ नहीं आता था कि वो वहां से कैसे भागे। जिस घर में पूजा 7 महीने से बेबी सिटर के तौर पर काम कर रही थी, वहां की हाउस हेल्प ने पूजा की मदद की। पूजा की कहानी सुनने के बाद हाउस हेल्प ने गूगल पर लड़की का नाम मिसिंग और डिसूजा नाम डालकर सर्च किया, जिसे उस वक्त लड़की को ढूंढने के कैंपेन से जुड़े आर्टिकल मिले। पूजा के अंकल ने बताया कि उन आर्टिकल्स में अपनी तस्वीर देखने के बाद पूजा को सब कुछ याद आ गया, उसे अपना घर भी याद आ गया जो पास ही था। पूजा को एक मिसिंग पोस्टर पर 5 फोन नंबर मिले, उसमें से 4 काम नहीं कर रहे थे, लेकिन 5वां नंबर पड़ोस में रहने वाले रफीक का था। वो नंबर काम कर रहा था। रफीक ने फोन उठाया तो पहले तो उसे शक हुआ, फिर उसने सबूत के तौर पर पूजा का फोटो मांगा। जुमेरात की सुबह पूजा ने हाउस हेल्प की मदद से वीडियो कॉल किया, जिसका रफीक ने स्क्रीनशॉट लेकर पूजा की मां और अंकल को दिखाया। तस्वीर में पूजा को देखकर दोनों के आंसू निकल पड़े। पूजा के अफराद खानदान ने उसके काम करने की जगह की डिटेल्स निकाली और डीएन नगर पुलिस स्टेशन को इतला दी। जब पुलिस वहां पहुंची तो पूजा जिस बच्चे की बेबी सिटिंग करती थी उसे घुमाने का बहाना करके नीचे आई। रात 8:20 पर पूजा और उसकी मां 9 साल बाद मिले। पुलिस ने डिसूजा कपल के खिलाफ अगवा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गैर कानूनी मजदूरी कराने समेत कई सेक्शंस में मामला दर्ज किया। हैरी डिसूजा को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, जबकि उसकी बीवी सोनी को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि उनकी 6 साल की बच्ची की देखभाल के लिए कोई और मौजूद नहीं है। पुलिस फिलहाल 16 साल की पूजा का मेडिकल टेस्ट करा रही है। उसे बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाएगा, उसके बाद उसे उसके खानदान को सौंपा जाएगा। राजस्थान में 20 दिन के अंदर एक और संत ने सुसाइड कर ली है। बीजेपी एमएलए पर आश्रम का रास्ता बंद करने का इल्जाम लगाकर संत ने अपने आश्रम में ही लगे पेड़ पर फंदा लगाकर जान दे दी। मामले की इत्तला मिलने पर इंतजामिया में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे अफसरों ने लाश को पेड़ से उतारना चाहा, लेकिन मकामी लोगों की मुखालिफत की वजह से वो ऐसा नहीं कर सके। आश्रम के साधु और उस गांव में रहने वाले लोग मांग कर रहे थे कि संत का सुसाइड नोट पब्लिक डोमेन में डाला जाए। करीब 28 घंटे बाद इंतजामिया ने जब उनकी शर्त मानी तब वो लाश को उतार पाए। उधर बाबा को समाधि देते वक्त की जगह को लेकर भी तनाजा हो गया। साधु के हामियों ने एमएलए की जमीन पर समाधि वो बनाना चाहते थे, इस पर पुलिस ने रोका। इसे नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। पथराव में 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। वहीं एक कांस्टेबल को भी चोट लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल समाधि नहीं दी जा सकी। मामला जालौर जिले के राजपुरा गांव का है। वहां हनुमान आश्रम के साधु रविनाथ महाराज, जिनकी उम्र 60 बरस बताई गई, उन्होंने जुमेरात की देर रात आश्रम में सुसाइड कर लिया था। लाश हफ्ते की सुबह करीब 10:30 बजे उतारी गई। इससे पहले जुमे की रात को करीब 8 बजे भीनमाल से बीजेपी एमएलए पुराराम चौधरी समेत 3 लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। धनबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज उत्तम आनंद कत्ल केस में सीबीआई की खुसूसी जज रजनीकांत पाठक की अदालत ने 2 कसूरवारों राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने मामले की ऑनलाइन समाअत की। उत्तम आनंद की 28 जुलाई 2022 को पहली बरसी के मौके पर मुलजिमीन को कसूरवार करार दिया गया था। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने मुलजिमीन को ताज़ीरात हिंद की दफा 302 और 201 के तहत मुजरिम करार दिया। मधेपुरा में एक शख्स ने अपनी बीवी और बेटी की सर काटकर उनका कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, बीवी का कटा हुआ सर लेकर मुलजिम अपने ससुराल पहुंचा और घर से 200 मीटर की दूरी पर एक खंबे पर रखकर फरार हो गया। कटे सर के नीचे एक पर्ची भी रखी थी। मधेपुरा में मुलजिम के घर में बीवी और बेटी का धड़ पड़ा था, जबकि बेटी का कटा हुआ सर टेबल पर रखा हुआ था। बताया जाता है कि बीवी के नाजायज ताल्लुकात के शक में इस शख्स ने वारदात अंजाम दी। कत्ल के बाद मुलजिम ने बीवी के धड़ के साथ सेल्फी भी ली थी। इसके बाद उसने इस फोटो को अपने फेसबुक अकाउंट से भी शेयर किया था। इसमें वो धड़ और सिर के साथ दिख रहा है। इसके बाद उसने अपनी बीवी का सर थैले में भरा और उसे ससुराल लेकर पहुंच गया। लोगों की हिफाजत का जिम्मा संभाल रहे पुलिस के हेड कांस्टेबल की थाने में पिटाई का मामला सामने आया। ये पूरा मामला आनंद विहार, दिल्ली के आनंद विहार थाने का बताया जा रहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में चौंकाने वाली बात यह है कि पिट रहे हेड कांस्टेबल को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन से कोई भी
पुलिस वाला सामने नहीं आया। वीडियो देखने वाले लोग इस वाक़े के बाद से पुलिस के रवैये पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कितना सच्चा है इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। इसराइल ने एक बार फिर फलस्तीनी शहर गाजा पर फिजाई हमला किया। इस हमले में एक सीनियर जंगजू समेत 8 अफराद शहीद हो गए और 40 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी हैं। इसराइल ने इस हफ्ते के अवाइल में कहा था कि मकबूजा मगरबी किनारे में एक सीनियर अस्करियत पसंद की गिरफ्तारी के बाद तनाव बढ़ गया है, जिससे इस्लामी जिहादी इंतहा पसंद ग्रुपों को निशाना बनाने वाले हमलों को फरोग दिया गया। समझा जाता है कि इसराइल के ताज़ा हमलों से एक और जंग का खतरा है। गाजा में तकरीबन 20 लाख फलस्तीनी आबाद हैं, जिस पर इस्लामी ग्रुप हमास का कंट्रोल है। जुमे की सपहर गाजा में एक धमाके की आवाज़ सुनी गई। इसके बाद एक बड़ी इमारत की 7वीं मंजिल से ज़बरदस्त धुआं उड़ता हुआ देखा गया। इसराइली हुकूमत ने वाज़ेह किया कि वो गाजा की पट्टी में दहशतगर्द तंजीमों को इजाज़त नहीं देगी। इसराइल के वज़ीर आज़म यासिर लिपिड ने कहा कि इसराइल के शहरियों को धमकियां देना मुमकिन नहीं है। उन्होंने खबरदार किया कि जो भी इसराइल को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है वो जहां भी हो उसे ढूंढ निकाला जाएगा और मार दिया जाएगा। इसी दौरान फलस्तीनी वज़ारत सेहत ने कहा कि इसराइल की जानिब से किए गए हमलों में 5 साला बच्ची समेत 8 अफराद मारे गए, मजीद 40 अफराद जख्मी हुए हैं। हमास ने कहा कि गाजा का कमांडर तीस्तर अल जब्बारी भी मरने वालों में शामिल है। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में जुमे के रोज एक शिया रिहायशी इलाके में हुए धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका भीड़ भाड़ वाली जगह पर सब्जी के ठेले में रखे बम से हुआ। IS ने खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया जो नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा हुए थे। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक शदीद सड़क हादसा पेश आया। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग जख्मी हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हादसा विंडसर हिल इलाके में हुआ। एक तेज रफ्तार कार ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हुए 6 गाड़ियों से टकरा गई। ये वाकया जुमेरात का है। इसका वीडियो हफ्ते के रोज सामने आया। एक ओहदेदार ने कहा कि हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस, फायर सर्विसेज की गाड़ियां और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। हमें एक प्रेग्नेंट खातून, एक छोटे बच्चा समेत 5 लोगों की लाशें मिली। 19 लोग जख्मी थे, माफ कीजिएगा 9 लोग जख्मी थे। इनमें से 6 बच्चे थे जिनकी उम्र 1 साल से 15 साल के बीच है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब बात कोविड की। मुल्क में पिछले 24 घंटों में 19,406 नए केसेस आए, जबकि 19,928 मुतासिरीन ठीक हुए और 34 मरीजों को जान गंवानी पड़ी। नए केसेस आने के बाद मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 1,34,793 हो गई। लगातार दूसरे दिन सबसे ज्यादा मामले दिल्ली में दर्ज किए गए। जुमे को दारुल हुकूमत में 2,419 नए केसेस मिले। खाने के बाद फौरी बैठने, सोफे या बिस्तर पर लेट जाने से मोटा होने का अंदेशा बढ़ जाता है, क्योंकि इसका सीधा असर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है। इसीलिए हर बार खाने के बाद 2 मिनट टहलना चाहिए। पहले से ये माना जाता है खाने के बाद कम से कम 15 मिनट टहलना चाहिए। हाल ही में स्पोर्ट्स मेडिसिन जर्नल में पब्लिश मेटा एनालिसिस के 7 स्टडीज में सामने आया है कि खाने के बाद महज 2 मिनट टहलने से टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम किया जा सकता है। वहीं जिस्म में ब्लड शुगर लेवल भी कम हो जाता है। स्टडी में खाने के बाद बैठे रहने या सो जाने और कुछ देर पैदल चलने के असरात को लेकर इंसुलिन ब्लड शुगर के लेवल का तकाबुल किया गया। खाने के बाद फौरी सोने वालों का शुगर लेवल अचानक बढ़ गया, जो धीरे धीरे घटा। स्टडी के मुताबिक 15 मिनट तक टहलना हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा जैसी बीमारियों में फायदेमंद हो सकता है। खाना खाने के 60 से 90 मिनट के अंदर थोड़ा टहलना जरूरी है। स्टडी में शामिल ह्यूस्टन मेथोडिस्ट अस्पताल के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर
कैरेश पटेल का मानना है कि हर छोटी चीज से फायदा होता है, भले ही ये एक छोटा कदम क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि वक्त ना होने पर खड़े होकर भी ब्लड शुगर को कम किया जा सकता है, लेकिन इसका उतना असर नहीं होगा। ऑफिस में भी लंच के बाद ब्लॉक में टहलना या जूम मीटिंग करते करते घूमना भी फायदेमंद साबित हो सकता है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।